हमारे यहाँ भूत प्रेत, जादू टोना, पिशाच ये सब बहुत आम बात है। शायद शहरों में ये सब ना सुना जाए या फिर इस बात पे कोई गौर नहीं करता, लेकिन आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पर भूतों का राज चलता है, प्रेतों को मनाया जाता है और बुलाया भी जाता है। कुछ जगह पे तो भूतों का डेरा होता है, वहाँ आम इंसान का जाना मतलब कभी वापस न आना के बराबर है। कुछ खंडर और हवेली आज भी वीरान पड़े हैं क्योंकि वहाँ पर भूतों का डेरा है और प्यासी आत्माओं का वास है। एक ऐसी हवेली चंदनगढ़ में भी थी जिसको लोग खूनी हवेली के नाम से जानते थे। गांव में सबको पता था कि वहाँ भूतों का डेरा है, इसलिए उसके आसपास कोई नहीं जाता था। भेड़ बकरियां चराने वाले भी उसके आसपास नहीं भटकते थे, जानवर भी दुबक कर भाग जाते थे। इस हवेली में एक बहुत ही जालिम शिकार रहता था। वो जानवरों का भी शिकार करता था और कभी कभी इंसानों को भी मार देता था। ये बात गाँव वालों को पता चली तो गाँव वालों ने उसको मिलकर मौत के घाट उतार दिया, लेकिन यह बात खत्म नहीं हुई। उस शिकारी की आत्मा उस हवेली में वापस लौट आई और खुद की तस्वीर में जाकर छुप गई। जब उस शिकारी की हवेली के हिस्से मांगने वाले उसके रिश्तेदार वहां पर आए तो उस जालिम शिकारी की आत्मा ने उन सबको मौत के घाट उतार दिया और सबके कटे हुए सिर को बाहर रास्ते में फेंक दिया ताकि लोग समझ जाए कि वह शिकारी अब लौट आया है। इस बात को कई साल बीत गए। अब तो ना वहाँ कोई हवेली थी ना कोई शिकारी। इतने साल बीत जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। बस कुछ पत्थर और कुछ टूटी हुई दीवारें हवेली की मौजूदगी बता रही थी। लेकिन गांव वालों का मानना था कि जिसकी कुंडली में वो योग होता है, हवेली सिर्फ उसी को नजर आती है। और ये बात कहाँ तक सही थी ये तो सिर्फ गांव वाले ही जाने। हवेली अब तक ना किसी को दिखी थी, ना उस शिकारी का खूनी भूत। अमावस की रात थी, बारिश भी बहुत जोरों से हो रही थी। शहर से कुछ लोग चंदनगढ़ के रास्ते से शहर जा रहे थे। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी गाड़ी उस खुली हवेली के सामने से गुजर रही थी। सामने पूरा अंधेरा था, बिजली नहीं थी। बिजली जैसे ही आसमान से चमक रही थी वो हवेली और भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। एक बिजली जोर से कड़की, उसकी आवाज़ से ड्राइवर ने गाड़ी के ब्रेक अचानक से लगा दिए। फिर ड्राइवर बोला, साहब सामने कोई घर दिख रहा है, वहाँ थोड़ी देर रुक जाते हैं, फिर अपन बाद में चलेंगे। वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा है, मुझे गाड़ी चलाने में तकलीफ़ हो रही है, रास्ता भी कुछ नया है। सब राज़ी हो गए तो ड्राइवर ने गाड़ी उस हवेली की तरफ घुमा ली। वह हवेली दूर से बहुत शानदार दिख रही थी। गाड़ी में 3 लोग थे। गाड़ी से उतरते ही सब लोग हवेली के सामने खड़े हो गए। जैसे ही वो लोग हवेली के पास बढ़े, बड़ा सा दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर से धीमी रोशनी आ रही थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए उतर रहा था। उसके आते ही सागर ने पूछा, भैया क्या हम यहाँ पर थोड़ी देर रुक सकते हैं? बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है और हम यहाँ पर नए हैं। उसने बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरी। वह 3 लोग अपना जरूरी सामान साथ में लेकर बाकी गाड़ी में छोड़कर उसके साथ हवेली के अंदर आ गए। वह हवेली बहुत ही सुंदर थी। जैसे वह बाहर से दिख रही थी वैसे ही वह अंदर से भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। दरवाजे के अंदर जाते ही सामने सीढ़ियों के पास एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। बड़ी सी मूछें, हाथ में तलवार और एक हाथ में पुराने ज़माने की बंदूक, जैसे कोई महाराजा। सागर से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, ये जो तस्वीर है इसमें कोई महाराजा है क्या? क्या ठाठ से खड़े हैं? और बाबा तुम क्या इस हवेली में रहते हो अकेले? उस बूढ़े ने सागर की आंख में आंख मिलाकर कहा, हाँ ये इस हवेली का मालिक था। कई साल पहले इसकी मौत हो चुकी थी। मैं यहाँ देखभाल के लिए आता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं भी घर नहीं जा पाया। सागर ने फिर एक और सवाल किया, वैसे मुझे बताओ, जब हम सब बाहर दरवाजे पर खड़े थे और जब तुम सीढ़ी से उतर कर आ रहे थे तो फिर दरवाज़ा किसने खोला? वो बूढ़ा जैसे चौंक गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि चलो मैं तुम सबको अपना कमरा दिखाता हूँ। वह लोग सीढ़ी से जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़े, उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। सबकी नज़र एकदम उस तस्वीर पर पड़ी तो उन सबको ऐसा लगा कि उस तस्वीर की आंखें कुछ देर के लिए हिल रही है। शायद ये सबका वहम था या सच, पता नहीं, पर लेकिन वो सब डर गए थे। वह सबको सीढ़ियों के बगल में एक कमरे में लेकर गया। वह बहुत थक चुके थे।
रमेश, सागर और शिरीष तीनों ने अपना सामान अंदर कमरे में रखा। वो इतना थक चुके थे कि लेटते ही उन लोगों की आंख लग गई। जगह नहीं थी, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी और अंदर काफ़ी गर्म कमरा था। शायद आधी रात का समय हुआ होगा। शिरीष एकदम से चिल्लाने लगा। बाकी दोनों दोस्त भी जग गए। शिरीष को कोई सपना आया था। शिरीष बता रहा था कि उसने अपने सपने में उस फोटो वाले आदमी को देखा। वह हम तीनों को मारने आया था। बाकी दोनों दोस्त को यह मजाक लगा, इसलिए उसने शिरीष को समझाकर शांत किया। लेकिन बाद में बिल्कुल वैसा ही सपना रमेश को भी आया और सागर को भी। उसके बाद सब डर गए। इतना तो समझ आ रहा था कि एक ही सपना सबको नहीं आ सकता। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने बाहर निकलने के लिए आवाज़ लगाई तो उस बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। लग रहा था कि सबको जानबूझकर फंसाया गया है। अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। डर के मारे सबको जोरों से प्यास लग रही थी। साथ में पानी लाए थे, वो एक ही घुट में खाली हो गया। खिड़की से बाहर आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका ड्राइवर जो कि गाड़ी में सो रहा था, वो उनको अपने सामने दिखाई तो दे रहा था, लेकिन उस तक उन की आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। फिर शिरीष ने अपना मोबाइल उठाकर फ़ोन करना चाहा तो नेटवर्क नहीं आ रहा था। सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा था। उनके साथ आगे क्या होने वाला था ये तो कोई किसी को नहीं पता था, लेकिन वह किसी बुरी जगह फंस चुके थे, ये तो सबको समझ आ गया था। पूरा एक दिन और एक रात बीत जाने के बाद रूम का दरवाज़ा खुलता है। बाहर पूरा सन्नाटा फैला हुआ था। जो बूढ़ा आदमी उनको रात में मिला था, उसका कोई अता पता नहीं था। तीनों दोस्त पागलों की तरह सारी हवेली में छानने लगे, लेकिन फिर भी बाहर जाने का कोई दरवाज़ा या फिर कोई खिड़की नहीं मिली। वे सब लोग ऊपर चले गए। वहाँ से कूदने की सोचा, लेकिन वह इतनी ऊंचा था कि हिम्मत नहीं हो पाई। ये सब क्या हुआ ये सोच के आपस में झगड़ने लगे। बाद में सभी नीचे आए और सबको बहुत प्यास लगी थी। नल था, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब जगह देखा, ना खाने का था ना कुछ पीने का। अब सब थक कर एक जगह बैठ जाते हैं। क्या करें यही सोचकर पागलों के जैसा बर्ताव करने लगते हैं। शाम होने लगती है और उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू हो जाता है। तभी तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं। उनका रात का फेंका हुआ सड़ा हुआ खाना ढूंढकर खाने लगते हैं। रात बीत जाती है। सवेरा होते होते सवेरे सबको प्यास और भूख लग रही थी। सुबह फिर सब लोग पानी की खोज करने लगते हैं। अचानक से सागर का पेड़ सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसका हाथ दीवार से टकराने के कारण उसमें से खून निकलना चालू हो जाता है। खून को देखते ही शिरीष और रमेश जैसे पागलों की तरह खून को चाटने लगते हैं। तभी सागर उनसे बोलता है, अरे पागल हो गए हो क्या तुम? क्या कर रहे हो? जानवर हो क्या? सागर की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन खून चाटने से उनकी प्यास थोड़ी थम सी गई थी। लेकिन अब भूख की वजह से सबकी जान निकल रही थी और रात भी हो चुकी थी। शिरीष और रमेश में न जाने शैतान समा सा गया था। वो दोनों सागर पर टूट पड़े और उसे काटने लगे। खूनी खेल चालू हो गया था। शैतान ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया था और उस शिकारी आत्मा ने उन दोनों को सागर का जैसे शिकार करने का आदेश दे दिया हो। वो उसे काट रहे थे और उसका खून पी रहे थे। सागर में जान ही कितनी बची थी। इतने दिनों से वो भूखा था तो सागर की जान नहीं बच पाई। अब सागर की मौत हो चुकी थी। शिरीष और रमेश सागर के पास बैठकर उसका मांस खाने लगे, जैसे कोई भेड़िया मरे हुए जानवर का मांस नोच कर खा रहा होता। वह मंजर बहुत ही डरावना दिख रहा था। वह उसका खून पीने लगे और मांस खाने लगे और उसका मांस खाकर दोनों आदमखोर बन चुके थे। अब दोनों को शांति की नींद आई। सुबह सारी हवेली में सड़े हुए मांस की गंध फैल चुकी थी। सुबह उठकर फिर दोनों ने सागर की लाश को खाना चालू कर दिया, जैसे उनके अंदर का इंसान मर चुका था। रात होते होते अब उस लाश में कीड़े घूमने लगे थे। अब वो शिरीष और रमेश बगल के कमरे में जाकर सो गए थे, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने के लिए सोचने लगे। रमेश ने चालाकी से दरवाजे के बाहर खड़े रहकर शिरीष के ऊपर वार किया। शिरीष का सिर किसी नारियल की तरह फट चुका था और जमीन पे खून ही खून था। रमेश जानवर की तरह कभी फर्श चाटता तो कभी शिरीष की लाश का मांस खाता। हैवानियत अपने चरम पर थी। शैतान उसके ऊपर इतना हावी हो चुका था। शैतान ने रमेश को कोई सोचने का मौका नहीं दिया और वह अपनी भूख मिटाकर आराम करने लगा। सुबह होने वाली थी। पहली किरण हवेली के अंदर पहुंचती और दरवाज़ा खुल गया।
रमेश अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। बाहर निकल कर देखा तो बारिश रुक चुकी थी। उसने गाड़ी को देखा और वहां जैसे तैसे चल कर गया। दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। ए ड्राइवर। ड्राइवर हड़बड़ा कर उठता है। जी जी साहब, और दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है। वो रमेश को उठाकर गाड़ी में बिठाता है। साहब, बाकी लोग कहाँ हैं? ड्राइवर ने रमेश से पूछा। रमेश रोने लगता है। वो दोनों हवेली में ही, और जैसे ही गाड़ी की खिड़की से बाहर देखता है वो पूरा चौंक जाता है। वहाँ पर कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ कुछ टूटी हुई दीवारें थी और मिट्टी का ढेर थे। सब कुछ समझ से परे था। खुद पागलों के जैसे महसूस करने लगा था रमेश। तभी हम लोग यहाँ इतनी देर से फंसे थे उस हवेली में, तो तूने हमको ढूंढा क्यों नहीं ड्राइवर? रमेश चिल्लाकर ड्राइवर पे चढ़ने लगा। साहब, हम कल रात को ही यहाँ आए थे, सिर्फ बारिश के लिए रुके थे, ड्राइवर डर के बोला। अब मानो रमेश का खून सूख गया था। उसके साथ पिछले 4 दिन से जो हो रहा था वो क्या था, सपना या कोई छलावा? हवेली गायब और उसके दोनों दोस्त का क्या हुआ वो तो बस रमेश ही जानता था। वो बर्फ की तरह एक जगह पर जम गया, हिल भी नहीं रहा था। ड्राइवर ने डर कर रमेश को हाथ लगाया। रमेश गाड़ी की सीट पर ही गिर जाता है। वो सदमा सहन नहीं कर पाता है और उसकी मौत हो जाती है। उस हवेली में क्या हुआ था और उनके साथ क्या हुआ और दोस्त कहाँ गए, किसी को कोई पता नहीं चला। ये सारे राज रमेश की मौत के साथ ही दफन हो चुके थे।